इंडेस 10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, सप्लाई कर रही है प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट जिसके ऊपर उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती है। अगर एक्सीड कर जाता है उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को लेकर, जो क्लेम है ड्यूटी ड्रॉबैक का वो कंपनी को मिलेगा जब वो फाइल कर देगी इसकी एप्लीकेशन विद इन द 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर। कब से? जब से वो टर्नओवर स्पेसिफाइड टर्नओवर को मीट कर रही है उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो एप्लीकेशन को फाइल कर देती है तो उसको क्रेडिट मिलेगा। अगर एप्लीकेशन को फाइल नहीं किया जाता विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड तो जो डिपार्टमेंट है उसका डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब डिपार्टमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है देना ये ड्यूटी ड्रॉबैक का क्रेडिट, मतलब डिपार्टमेंट के पास पावर हुए वो चाहे डिपार्टमेंट चाहे तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक का क्रेडिट दे सकती है फॉर द ईयर 21-22 के अंदर जो कंपनी है वो एक्सीड कर रही है स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द टर्नओवर को, मतलब जो स्पेसिफाइड लिमिट बताई गई है वो 21-22 के अंदर उसकी टर्नओवर क्रॉस कर रही है बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। बट दी एप्लीकेशंस फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक, लेकिन जो एप्लीकेशन करनी होती है वो फाइल नहीं की गई है 20 अप्रैल 2022 तक, विच इज़ आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम। ये क्या हो गया? स्टिपुलेटेड टाइम के बाहर हो गया, मतलब 15 दिन दिए गए थे और 15 दिन कंप्लीट कब हो रहे थे? 15 अप्रैल को कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन उसने फाइल की नहीं की। मीटिंग द टर्नओवर कंडीशंस, ड्यूटी ड्रॉबैक हैज़ बीन क्रेडिटेड, ड्यूटी ड्रॉबैक को क्रेडिट किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा कब? ऑन 28 जून 2022 के दिन। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रूव किए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कब? 26 जुलाई 2022 के दिन। वेदर क्या ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक का क्रेडिट है क्या इसको ट्रीट किया जाएगा एज एन एग्जिस्टिंग इवेंट? आंसर देखते हैं। इन द इंस्टेंट केस जो हमको दिया गया केस है उसके अंदर जो कंडीशंस जो एक्सीडिंग की है स्पेसिफाइड टर्नओवर की वो तो मीट कर रही है एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे, मतलब कंडीशंस जो स्पेसिफाइड टर्नओवर की है वो तो मीट कर रही है कब? रिपोर्टिंग पीरियड पे। एंड द कंपनी वॉज एंटाइटल, और कंपनी ड्यूटी ड्रॉबैक को लेने के लिए एंटाइटल है, मतलब उसको मिल सकती है ड्यूटी ड्रॉबैक। बट जो एप्लीकेशंस है उसको फाइल कब कर दिया गया? आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब स्टिपुलेटेड टाइम के बाद इसको फाइल कर दिया गया एप्लीकेशन को। देयरफॉर जो क्रेडिट है ड्यूटी ड्रॉबैक का वो डिस्क्रिशनरी होता है, मतलब क्रेडिट देना या ना देना वो किसके हाथ में होगा? फिर डिपार्टमेंट के हाथ में होगा। अकॉर्डिंगली जो ड्यूटी ड्रॉबैक का क्रेडिट है वो कंटीजेंट असेट है, इसीलिए एज द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब वो कंटीजेंट असेट के तौर पर अभी ट्रीट होगा क्योंकि अभी हमारे पास पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए उसको कंटीजेंट एसेट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, विच मे बी रियलाइज्ड इफ़ द डिपार्टमेंट क्रेडिट द सेम। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो दे सकता है। एज पर द पैरा 35 ऑफ द इंडिया 37 के हिसाब से जो कंटीजेंट असेट्स होती है उसको असिस्ट किया जाता है कंटिन्यूसली टू एंश्योर, मतलब उसको देखा जाता है परखा जाता है ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि जो डेवलपमेंट है वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंज होता है कुछ भी आता है तो वो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर पाएँ। इफ़ इट हैज़ बिकम वर्चुअली सर्टेन, अगर ये वर्चुअली सर्टेन है कि इनफ्लो होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट का तो असेट्स जो है या तो रिलीज्ड इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच द चेंजेस अकर्ड, मतलब उसी पीरियड के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिस पीरियड का वो चेंज है। इफ़ एन इनफ्लो, अगर इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट बिकम प्रोबेबल है तो एंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको कैसे? एज अ कंटीजेंट असेट के तौर पे। इन द अकॉर्डेंस विद द अबव के हिसाब से, मतलब जो हमने दिखाया कंडीशंस उसके हिसाब से जो ड्यूटी ड्रॉबैक है, ड्यूटी ड्रॉबैक का क्रेडिट है वो क्या है? कंटीजेंट असेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज एन असेट एंड रिलेटेड इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज, और रिलेटेड इनकम को हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इन द रिपोर्टिंग पीरियड जब चेंजेस अकर्ड हो रहा है, दैट इज़ मतलब जो पीरियड जहाँ पर रियलाइजेशंस बिकम वर्चुअली सर्टेन, मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द एसेट्स है या एंड रिलेटेड इनकम है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसी रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर जहाँ पर ये चेंजेस अकर्ड हो रहे हैं, दैट इज़ मतलब कि जो पीरियड जहाँ पर रियलाइजेशंस बिकम वर्चुअली सर्टेन, मतलब प्रोबेबिलिटी होगा तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जब सर्टेनिटी होगी तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि यहाँ पर सर्टेनिटी कब हुई? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर हुई, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, XYZ लिमिटेड सेल करे गुड्स टू इट्स कस्टमर विद द प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस दे रही है कि वो डिस्काउंट देगी 5% के ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोवाइडेड दैट द पेमेंट, 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर जो गुड्स सोल्ड किए गए हैं उसका पेमेंट रिसीव्ड हो जाता है फ्रॉम द कस्टमर 15 दिन के अंदर अंदर। XYZ लिमिटेड ने सोल्ड किया गुड 5 लाख रुपए के ABC लिमिटेड को बिटवीन द 17 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 के अंदर। ABC लिमिटेड ने पेड कर दिया गया है इसको कब? 15 अप्रैल 2022।
मतलब कि विद इन द ड्यू डेट है, तो 5% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू द सेल्स मेड बिटवीन द 17 मार्च एंड द 31 मार्च, कब सेल की गई थी? 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में सेल की गई थी। उसने पेमेंट कब, उसका पेमेंट कब मिला है? 15 अप्रैल को मिला है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किए गए हैं बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के द्वारा 31 मई 2022 को। स्टेट करके बताया गया ये जो डिस्काउंट है ये एग्जिस्टिंग है फ्रॉम द सेल्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। एज पर द इंड AS 115 के हिसाब से अगर कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ वेरिएबल अमाउंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया जाता है वेरिएबल अमाउंट्स के तौर पे, तो जो एंटिटी है उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा अमाउंट कि क्या अमाउंट होगी कंसिडरेशंस की, टू विच द एंटिटी विल एंटाइटल इन एक्सचेंज फॉर द ट्रांसफर द प्रॉमिस्ड गुड्स और द सर्विस टू द कस्टमर्स। मतलब किस प्राइस पे, मतलब किस एक्सचेंज रेट पे प्रॉमिस किया जाएगा गुड्स या तो सर्विसेज कस्टमर्स को। इंस्टेंट केस के अंदर जो कंडीशंस है कि सेल्स किया गया है एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जो सेल्स है वो रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जो रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट है वो विद इन द 15 दिन के अंदर अंदर आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड दी गई है, एंड बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कन्फर्म्स दैट द डिस्काउंट इज टू बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब कि डिस्काउंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर अंदर कर दी गई है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, एंड अप्रूवल से पहले कर दिया गया है ऑन द दोज सेल्स, मतलब जो सेल्स की गई थी उसके ऊपर। देयरफॉर ये एग्जिस्टिंग इवेंट है। अकॉर्डिंगली XYZ लिमिटेड को एग्जिस्ट करना पड़ेगा सेल्स को, ABC लिमिटेड का जो की गई है, ABC लिमिटेड को जो सेल्स की गई है उसके अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू द डिस्काउंट। कितना परसेंट है? 5% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। थोड़ा देखते हैं वेदर क्या जो फ्रॉड रिलेटिंग टू द 21-22 का है वो डिस्कवर्ड होता है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि जो 21-22 का फ्रॉड है वो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद डिस्कवर्ड होता है, लेकिन बिफोर द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हो रहा था 23-24 का, उसके पहले पता चल गया कि 21-22 के अंदर ऐसा कुछ फ्रॉड था। तो क्या ये एग्जिस्टिंग इवेंट है? 23-24 के अंदर हमको पता लगता है कि 21-22 में कोई फ्रॉड हुआ था, और वो कब? 23-24 के अप्रूवल से पहले, मतलब 23-24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहा था उसके पहले पता लगा कि ऐसा कोई 21-22 में फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है। तो क्या ये एग्जिस्टिंग इवेंट है? बताइए। तो इन द इंस्टेंट केस जो फ्रॉड है वो डिस्कवर्ड हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड के बाद डिस्कवर्ड हुआ है, मतलब 23-24 का जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसके बाद, विच रिलेट्स टू द फाइनेंशियल ईयर, जो कब का था? 21-22 का था। सिंस जो फ्रॉड है वो टुक प्लेस बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब एंड बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉड टुक प्लेस हुआ था। द कंडीशंस वॉज एग्जिस्ट, इसका मतलब कि कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, विच हैज़ बिन कन्फर्म्ड बाय द डिटेक्शंस ऑफ द सेम, और उसको कन्फर्म कर लिया गया जब उसको डिटेक्ट कर दिया गया आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद उसको कंफर्म कर लिया गया कि ऐसा कोई फ्रॉड था, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन अप्रूवल से पहले कर लिया गया था। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जिस्टिंग इवेंट, मतलब ये एग्जिस्टिंग इवेंट है। हाउएवर इंड AS 10 के हिसाब से पैरा 9 स्पेसिफाइडली प्रोवाइड करता है कि अगर कोई डिस्कवरी होती है फ्रॉड की या तो एरर्स की आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो shows the financial statement are incorrect is an existing event। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, एंड ये एग्जिस्टिंग इवेंट के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। सच डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड, ये जो डिस्कवरी हुई है फ्रॉड की उसको अकाउंट करना पड़ेगा इन AS 8 के हिसाब से, अगर वो मीट कर रहा है डेफिनेशंस ऑफ द प्रायर पीरियड एरर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। X लिमिटेड वॉज हैविंग द इन्वेंशन इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी। एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी के फॉर्म के अंदर इन द अनदर कंपनी एज द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। कब? 31 मार्च 2022 आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पता चला कि जो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो फ्रॉडुलेंटली इन्फ्लेट की गई थी बाय द कमिटिंग अ कंप्यूटेशन एरर की वजह से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी उसको इन्फ्लेट किया गया था। वेदर सच इवेंट, क्या ये इवेंट एग्जिस्टिंग है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर 21-22 के लिए। सिंस इट हैज़ बिन डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट हो गया कि जो फ्रॉड है वो कमिट किया गया था एन इंटेंशनल एरर की वजह से, एंड उसका रिजल्ट जो है वो सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट कर रहा है इनकरेक्ट पिक्चर को। तो ये क्या है? ये डिटेक्ट किया गया है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद लेकिन अप्रूवल से पहले, तो ये एग्जिस्टिंग इवेंट हो गया। अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर द फ्रॉडुलेंट एरर की वजह से इन कंप्यूटिंग ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग वैल्यूएशन कंप्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट का तो हमको एडजस्ट करके हुए चलना पड़ेगा यहाँ पर।
फिफ्थ देखते हैं, ABC लिमिटेड रिसीव कर रही है डिमांड नोटिस, कब मिली उसको, 15 जून 2022 को, फॉर एन एडिशनल अमाउंट, कितनी बढ़ा दी गई अमाउंट, 28 लाख से उसका एडिशन कर दिया गया। किसका था ये, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, ऑन द अकाउंट ऑफ द हायर एक्साइज ड्यूटी लिवाइड बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट ने बोला कि हम हायर एक्साइज ड्यूटी लिवाइड करेंगे, मतलब लेंगे, इस वजह से उसकी एडिशन कर दिया गया 28 लैक्स का, कंपेयर टू द रेट एट विच द कंपनी वॉज क्रिएटिंग द प्रोविजन, जितने प्रोविजंस कर रही थी कंपनी उससे ज़्यादा का कर दिया गया, एंड डिपॉजिटिंग द सेम इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22, और ये कब का था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का था, जिसका एडिशन किया गया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 21-22 आर अप्रूव्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो था 21-22 का वो अप्रूव कब किया गया था, 10 अगस्त 2022 के दिन। इन द जुलाई 2022 के अंदर द कंपनी हैज़ अपील्ड अगेंस्ट द डिमांड, कंपनी ने ये जो डिमांड थी इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी, 28 लाख की जो डिमांड थी उसके अगेंस्ट में, एंड द कंपनी हैज़ एक्सपेक्टेड द डिमांड वुड सेटल, और कंपनी को ये लग रहा है कि डिमांड सेटल हो जाएगी 15 लाख के अंदर ही। सो हाउ द अबाउट इवेंट, कैसे आप इस इवेंट को बियर करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 का, वेदर क्या ये जो इवेंट है ये एग्जिस्टिंग है या ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है, एक्सप्लेन करके बताइए ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। इंड एस 10 डिफाइन करता है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, कैसे डिफाइन करता है वो, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, वो इवेंट्स होते हैं जो कि फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, जो कि अकर्ड किए जाते हैं कब, बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ द कंपनी एंड बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ द अदर एंटिटी फॉर द इश्यू। दो टाइप के इवेंट इसके अंदर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पहला इवेंट होता है जो प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द कंडीशंस जो एग्जिस्ट कर रहा है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग इवेंट बोलते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एंड दोज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशंस, यानी कि दूसरे वो होता है कि जो कंडीशंस दिखाते हैं कि जो अरोज होंगी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जिसके अंदर सिर्फ कंडीशंस कब शो होती है हमको, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होते हैं, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये शो होते हैं हमको, मतलब दिखते हैं। इन द इंस्टेंट केस के अंदर जो हमको केस दिया गया है उसके अंदर जो डिमांड नोटिस है वो रिसीव कब हुई थी, 15 जून 2022 को, विच इज़ बिटवीन, वो कब है, किसके बिटवीन के अंदर है, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले। देयरफॉर ये क्या है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, मतलब ये रिपोर्टिंग, ये क्या है, इवेंट है जो कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है। दिस डिमांड, ये जो डिमांड है फॉर द एडिशनल अमाउंट हैज़ बीन रेज्ड बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। क्यों आई ये डिमांड, क्योंकि बढ़ गई है एक्साइज ड्यूटी लिवाइड बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स ऑलरेडी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जो कि गुड्स पहले से मैन्युफैक्चर कर दिए गए थे, उसके ऊपर जो हमने प्रोविज़न लगाया था, एक्साइज डिपार्टमेंट ने आके बोला कि नहीं हम तो एडिशन करेंगे, और एडिशन करके गई है 28 लाख का। अकॉर्डिंगली in the condition exist on the 31st of March 2022 as a good have been manufactured during the reporting period। अकॉर्डिंगली जो कंडीशंस जो है वो 31 मार्च 2022 के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड है गुड्स और उसका एडिशन किया जा रहा है। एज द गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थे रिपोर्टिंग पीरियड पे, रिपोर्टिंग पीरियड कब था, 31 मार्च 2022 पे, ऑन विच द एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हैज़ बीन लिवाइड, जिसके ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। तो ये जो इवेंट है ये कंफर्म कर रहा है कि रिसिप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस, ये जो इवेंट है, इवेंट जो है वो कौन सा है कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं 31 मार्च 2022 के दिन पड़े हुए हैं उसके ऊपर एडिशन किया जा रहा है, और ये कंफर्म भी हो गया है कि डिमांड आ चुकी है उस नोटिस की। देयरफॉर ये एग्जिस्टिंग इवेंट हुआ इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स इन द इंड AS 37 के हिसाब से जो कंपनी है उसको प्रोविजन करना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 बेस्ट एस्टिमेट के बेसिस के ऊपर ऑफ द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, मतलब कि वो कितना करेगी, 15 लाख का, मतलब उसने जितना एस्टिमेट किया है उतना तो उसको एडजस्टमेंट करते हुए चलना पड़ेगा, प्रोविजन बनाते हुए चलना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 का। 21-22 में प्रोविजन बना देंगे 15 लाख रुपए का। से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एच लिमिटेड कंस्ट्रक्ट वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपए इन 21। एक्स लिमिटेड ने वेयर हाउस बनाया जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए थी 2021 के अंदर। फर्स्ट बिकम अवेलेबल फॉर द यूज बाय द एच लिमिटेड, ये कब यूज़ के अंदर लाया गया, 1 अप्रैल 2022 के दिन से यूज़ में लाया गया। ऑन 29 मई
सॉरी अप्रैल, ऑन 29 अप्रैल, मतलब 29 अप्रैल 2026 के दिन एच लिमिटेड ने डिस्कवर्ड किया कि जो वेयर हाउस है वो डैमेज हो गया है। ड्यूरिंग द अर्ली मई 2026 के अंदर इन्वेस्टिगेशंस की गई और उसमें ये पता चला कि डैमेज जो है वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से हुआ है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस। जब वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसमें कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट लिखना, उसकी वजह से डैमेज हुआ है। जो फॉल्ट है वो ए पार्ट व्हेन द वेयर हाउस बिल्डिंग लीक सेवरली। तो जब ये फॉल्ट कब पता चला, जब वेयर हाउस में से पानी गिरने लगा, लीक होने लगा आफ्टर द हैवी रेनफॉल। कब हुआ ये रेनफॉल? आई वीकेंड पे 27 अप्रैल 2026 को ये पता चला। द डिस्कवरी ऑफ द फॉल्ट, जो डिस्कवरी है फॉल्ट का, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इम्पेयरमेंट की वजह से। सो एच लिमिटेड वॉज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट, एच लिमिटेड को एस्टिमेट करना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इट्स वेयर हाउस एट 31 मार्च 2026 कि कितना रिकवरेबल अमाउंट होगा वेयर हाउस का 31 मार्च 2026 के दिन। जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो कितना, 6 लाख रुपए का। फर्दर मोर एच लिमिटेड ने रीअसेस किया है कि उसकी यूज़फुल लाइफ जो वेयर हाउस की थी वो कितनी है, 20 साल की है फ्रॉम द डेट एट विच वॉज ऑलरेडी बीन यूज्ड। मतलब ये कब से देखा जा रहा है, 20 साल, डेट जब से ऑलरेडी यूज्ड के अंदर है तब से। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द फॉल्ट, मतलब जब ये फॉल्ट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उसके पहले एच लिमिटेड ने डेप्रिसिएट कर दिया था वेयर हाउस को ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे, जहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू नील थी और उसके एस्टिमेटेड लगाया गया था कि उसकी 30 साल की लाइफ होगी। सीपेज ऑफ द रेन वाटर, मतलब कि जो पानी गिर रहा है थ्रू द क्रैक्स, जो क्रैक की वजह से वेयर हाउस के अंदर है, वो उसने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया इन्वेंटरी को, कितनी, 1 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस के ऊपर। एंड द बिकम अनसेलेबल, और वो ऐसी डैमेज कर दिया उसने कि अब ये मार्केट में बिक नहीं सकती है। द एंटायर डैमेज इन्वेंटरी वॉज ऑन हैंड, और ये जो डैमेज हुई इन्वेंटरी थी ये हाथ में पड़ी हुई है कब, 31 मार्च 2026 को। एच लिमिटेड हैज़ नॉट इंश्योर्ड, और एच लिमिटेड ने इसका कोई इंश्योरेंस लेके नहीं रखा है अगेंस्ट द लॉसेस। इट अकाउंट फॉर ऑल इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर द कॉस्ट मॉडल, वो कॉस्ट मॉडल से अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अकाउंट कर रही है। एच लिमिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2026 अप्रूव किया गया था फॉर द इश्यू ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। इश्यू कब किया गया, ये 31 मार्च 2026 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 28 मई 2026 को। हमको क्या बताना है, प्रिपेयर करके बताना है अकाउंटिंग एंट्रीज, जहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा इसकी इफेक्ट्स को ऑफ द इवेंट आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एच लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2026। काइंडली इंक्लूड करिए कोई भी टैक्स की इंपैक्ट होती है वो। सेकंड के अंदर डिस्कस करके बताइए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द अबव केस क्या क्या आएगी रिलेवेंट इंडेस के हिसाब से। थर्ड के अंदर वैल्यू और आंसर क्या, हमारा आंसर डिफॉल्ट करेगा अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं होता एंड जो डैमेज है वेयर हाउस का वो कॉस्ट किया जाता है बाय द इवेंट अकरिंग आफ्टर 31 मार्च। मतलब ये जो इवेंट है अगर ये 31 मार्च 2026 के बाद हुआ होता तो जनरल एंट्री पहले बताएंगे 31 मार्च 2026 की। फर्स्ट के अंदर हमको यही मांगा है। तो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस अकाउंट टू वेयर हाउस या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, बीइंग एडिशनल डेप्रीशिएशन जो एक्सपेंस का रिकॉग्नाइज करना है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2026 जो कि अराइज किया गया था फॉर द रीअसेसमेंट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द वेयर हाउस। कितना निकल के आएगा तो वर्किंग नोट से देखेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे एडिशनल डेप्रीशिएशन जिसको चार्ज किया जाएगा 25-26 के अंदर। ओरिजिनल डेप्रीशिएशन एसएलएम के हिसाब से कितना चार्ज किया जा रहा था, तो 10 लाख डिवाइड बाय 30 तो 33,333 ये हमारा डेप्रीशिएशन अभी तक का लग रहा था। कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4-5 के अंदर 10 लाख में से माइनस करेंगे 33,333 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर्स से, क्योंकि 3 साल बीत गए हैं इसलिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 लाख रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद रिवाइज डेप्रीशिएशन कितना होगा, तो अभी कितना होगा, 17 साल आएंगे। क्यों 17 साल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने एस्टिमेशन चेंज किया तो 30 का कितना कर दिया था, 20 कर दिया था यूज़फुल लाइफ, और उसमें से कितने बीत गए थे, उसमें से बीत गए थे 2-3 साल, तो कितने बचे, 17 साल बचे। तो 9 लाख को डिवाइड करेंगे किससे, 17 साल से, कैरिंग वैल्यू को डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग होता है यहाँ पर हम लोग डेप्रीशिएशन के अंदर क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव लगाते हैं इसलिए। तो 9 लाख को डिवाइड करेंगे 17 ईयर से, तो कितना आएगा, 52,941 का डेप्रीशिएशन आएगा। तो एडिशनल डेप्रीशिएशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसके अंदर कितना होगा, 52,941 में से माइनस करेंगे 33,333 तो 19,608 आएगा यहाँ पर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डेप्रीशिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेयर हाउस या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट 19,608। उसके बाद देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस टू वेयर हाउस या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैरिंग वैल्यू आफ्टर चार्जिंग द डेप्रीशिएशन फॉर द 25-26
कितना है 9 लाख में से माइनस करेंगे 52,941 तो कितनी बचेगी 8,47,059। रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस कितनी होगी 6 लाख रुपए की। ये रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस कहाँ पर थी, तो ये हमको दिया गया था एस्टिमेशन कितना दिया गया था हमको कि जो एस्टिमेट किया था रिकवरेबल अमाउंट वेयर हाउस की 31 मार्च 2026 के दिन वो कितनी एस्टिमेट की गई थी 6 लाख रुपए की गई थी। तो यहाँ पर हमको कितना लग गया 6 लाख रुपीज़ आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, तो कैरिंग में से रिकवरेबल वैल्यू माइनस करेंगे तो 8,47,059 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 2,47,059 आएगा इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब 8 लाख की कैरिंग वैल्यू थी जो हम जिसमें से हम लोग रिकवर कितना कर पाएंगे 6 लाख की कर पाएंगे। तो मतलब इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया 247,059। तो ये लिख देंगे हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस टू वेयर हाउस, ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिट 247,059। उसके बाद सेकंड देखते हैं, तो डैमेज टू द वेयर हाउस इज़ एन एग्जिस्टिंग इवेंट, यहाँ पर डिस्क्लोजर की बात की गई थी सेकंड के अंदर, तो वो देखते हैं। इन डैमेज जो वेयर हाउस के अंदर हो रहा है वो एग्जिस्टिंग इवेंट है, अकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर कब 25-26 फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड 25-26 सिंस इट प्रोवाइड्स, यहाँ पर एविडेंस दिया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट था एग्जिस्टिंग के अंदर एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इसीलिए एग्जिस्टिंग इवेंट है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द फॉल्ट हैज़ बिन डिस्कवर्ड, भले ही फॉल्ट जो है वो डिस्कवर्ड हुआ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब भले ही रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ये फॉल्ट डिस्कवर्ड हुआ लेकिन ये एग्जिस्टिंग इवेंट के अंदर आएगा। द इफेक्ट ऑफ द डैमेज जो वेयर हाउस का हुआ है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन द ईयर 5-6 के अंदर, मतलब 25-26 के अंदर रिपोर्टिंग पीरियड होगा। प्रायर पीरियड वॉज नॉट बी एडजस्टेड बिकॉज दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर इन द गुड फेट। प्रायर पीरियड को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया था गुड फेट के अंदर, दैट इज रिगार्डिंग द एस्टिमेटेड ऑफ द यूजफुल लाइफ assessment of the impairment indication etc and had not reflected the financials of the prior year। बी के अंदर देखेंगे जो डैमेज इन्वेंटरी की है सीपेज की वजह से, रेन वाटर की वजह से, जो कितना है 1 लाख रुपए का डैमेज अकर्ड हुआ है 5-6 के अंदर। ये क्या है नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड हमको 5-6 के बाद पता चली है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। सिंस द इन्वेंटरी वॉज इन द गुड कंडीशन, इन्वेंटरी गुड कंडीशन के अंदर, सिंस द इन्वेंटरी वॉज इन द गुड कंडीशन एट 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 के दिन ये गुड कंडीशंस के अंदर थी, बाद में ये जाके हमको बिगड़ी हुई थी। हैंस नो अकाउंटिंग हैज़ बीन डन, इसलिए कोई अकाउंटिंग किया नहीं गया है फॉर इन द ईयर 2005-6। एच लिमिटेड मस्ट डिस्क्लोज द नेचर, एच लिमिटेड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा नेचर ऑफ द इवेंट, मतलब कि क्या था किस वजह से ये हुआ, मतलब नॉन एग्जिस्टमेंट होता है तो हमको डिस्क्लोजर देनी पड़ती है, तो यहाँ पर डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी कि रेन की वजह से डैमेज हो गई है इन्वेंटरी, एंड उसका एस्टिमेट भी करना पड़ेगा कि कितना फाइनेंशियल इफेक्ट आएगी उसकी। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट मतलब 1 लाख का लॉस है तो वो भी बताना पड़ेगा कि 1 लाख का लॉस है। कहाँ पर बताएंगे, नोट्स के अंदर बताएंगे 31 मार्च 2026 का एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट फाइल करेंगे तब। थर्ड देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या बोला गया था, क्या हमारा आंसर डिफर करेगा अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं होता एंड जो डैमेज है वेयर हाउस का वो कॉज किया होता बाय एन इवेंट अकरिंग आफ्टर, मतलब आफ्टर 31 मार्च 2026 के बाद होता, तो क्या हमारा आंसर होता। अगर डैमेज जो है वेयर हाउस का वो कॉज किया गया होता बाय एन इवेंट अकर आफ्टर 31 मार्च 2026 एंड वॉज नॉट ड्यू टू द स्ट्रक्चरल फॉल्ट, और वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से नहीं था, देन ये कंसिडर किया जाता है कि ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड 5-6 के अंदर, एज द वेयर हाउस वुड बी इन द गुड कंडीशंस, क्योंकि वेयर हाउस जो था वो गुड कंडीशंस के अंदर था 31 मार्च 2026 के दिन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द कंपनी हैज़ मेड द सेल्स, कंपनी ने सेल्स की है 60 लाख रुपीज़ की कस्टमर सर्विस LLP को ऑन 31 दिसंबर 2022 के दिन। जो नॉर्मल क्रेडिट है वो 1 मंथ का है, लेकिन समटाइम्स हम लोग 2 मंथ का भी क्रेडिट दे देते हैं। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव, कंपनी ने रिसीव किया पेमेंट 28 फरवरी 2023 को, हावेवर लेकिन कोई भी पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुआ था 31 मार्च 2023 को। 15 अप्रैल 2023 को सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो अवेयर हो गई कि जो कस्टमर है वो पास कर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह, मतलब कस्टमर्स के फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उसका मेजर कैश फ्लो प्रॉब्लम हो रही है कस्टमर्स को। द कंपनी हैज़ एग्रीड टू अलाउड, इसीलिए कंपनी ने उसको अलाउड कर दिया कि ठीक है आप सेटल कर देना आपके डेट को 31 मार्च 2024 तक, बाय विच द टाइम द कस्टमर्स इज़ कॉन्फिडेंट
दैट द कैश फ्लो प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व, और कस्टमर्स के पास ये कॉन्फिडेंस था कि उसका कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा 31 मार्च 2024 तक। द कंपनी ने ये एक्सपेक्ट किया कि जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 9% का लगेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, एंड रिसीव्ड अगेंस्ट द मनी लेंट आउट। मतलब कि अगर 31 मार्च 2024 के बाद भी अगर उसका पेमेंट नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना चालू कर देंगे। येट इट अलाउ द कस्टमर्स एंड इंटरेस्ट फ्री पेमेंट। अभी तक तो वो इंटरेस्ट फ्री पेमेंट अलाउड कर रहा है, लेकिन 31 मार्च 2024 के बाद से 9% का इंटरेस्ट लगाना चालू कर देंगे। डिटरमाइन द अमाउंट, क्या अमाउंट होगी ट्रेड रिसीवेबल की फ्रॉम द एसएसपी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज 31 मार्च 2023 के दिन पे। आंसर देखते हैं। इंड एस 10 के हिसाब से जो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होता है उसको क्लासिफाइड किया जाता है एज एन इवेंट एग्जिस्टिंग, अगर प्रोवाइड किया जाता है कि एडिशनल एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है रिपोर्टिंग डेट पे। मतलब एग्जिस्टिंग तब मानेंगे जब इवेंट एडिशनल एविडेंस होगा कंडीशंस की जो एग्जिस्ट कर रही होगी रिपोर्टिंग पीरियड पे। इन केस, इस केस के अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द एविडेंस ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट सिंस द कस्टमर हैज़ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मतलब कस्टमर्स की फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी प्रायर टू द 31 मार्च 2023। यहाँ पर क्या था, इन केस, ये केस के अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द एविडेंस ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट सिंस द कस्टमर हैड, मतलब यहाँ पर एविडेंस क्या था कि कस्टमर्स की फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी प्रायर टू द 31 मार्च 2023 के पहले तक। इन AS 109 के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है उसके अंदर फाइनेंशियल एसेट जो होती है उसको रिव्यूड किया जाता है हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर फॉर द इवेंट ऑफ द इम्पेयरमेंट। सच एविडेंस एग्जिस्ट हियर, ये एविडेंस हमारे यहाँ भी दिख रहा है। ऑल्दो द कस्टमर्स इज एक्सपेक्टेड टू पे, लेकिन कस्टमर्स को पे करना था अमाउंट को जो कि ड्यू थी पेमेंट, उसको डिफर्ड कर दिया गया एज पर द पैरा B5.33 ऑफ द इंड AS 109 के हिसाब। जो फाइनेंशियल असेट्स है उसको क्रेडिट इम्पेयर्ड किया गया था एट द रिपोर्टिंग डेट, बट दैट इज़ नॉट परचेज और ओरिजिनली क्रेडिट इम्पेयर्ड फाइनेंशियल असेट्स। लेकिन ये जो थी वो परचेज नहीं थी या तो ओरिजिनल क्रेडिट इम्पेयर्ड फाइनेंशियल एसेट नहीं थी, सिर्फ हमने एक्सटेंड करके दिया था। एन एंटिटी शेल मेजर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एंटिटी को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को मेजर करते हुए चलना पड़ेगा एज द डिफरेंस बिटवीन द असेट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट द फाइनेंशियल असेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। मतलब यहाँ पर उसको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से उसको लगा के चलना पड़ेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ। एनी एडजस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड, अगर कोई भी एडजस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है प्रॉफिट या तो लॉस के अंदर एज एन इम्पेयरमेंट गेन लॉस, मतलब अगर कोई प्रॉफिट या तो लॉस निकलता है इम्पेयरमेंट गेन या तो लॉस की वजह से, तो उसको भी एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। फर्दर जो पैरा 5.44 है ऑफ द इंड AS 109 वो प्रोवाइड करता है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अगर हो रहा है तो उसको भी डिस्काउंटेड करना पड़ेगा रिपोर्टिंग डेट पे, नॉट टू द एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट, जितना डिफ़ॉल्ट किया गया उतना नहीं बल्कि सम अदर डेटा, not to the expected default or some other data using the effective interest rate determined in the initial recognitions or the approximate thereof। मतलब कि आपको सिर्फ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो इनिशियल रिकॉग्निशन है उसके जितना करना पड़ेगा या तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो आप एडजस्टमेंट। इन सच सर्कमस्टेंसेस 109 के हिसाब से फाइनेंशियल असेट जो है उसको रीमेजर्ड किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिसिप्ट डिस्काउंटेड इन द केस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमको यहाँ पर डिस्काउंट करना पड़ेगा। देयरफॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 के दिन असेट्स जो है उसको मेजर कैसे करेंगे हम लोग, मतलब ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे उसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग, तो 55,04,508 पे मेजर करेंगे। मतलब कितना, 60 लाख को डिवाइड किया 1.09 के हिसाब से। ये कैसा आया, तो 9% का इंटरेस्ट है तो उसके डिवाइड करेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा 55,04,587 आएगा। एंड जो इम्पेयरमेंट का लॉस है कितना आएगा, 60 लाख माइनस बाय 4,95,413। ये इम्पेयरमेंट का लॉस जो है वो कितना आ रहा था, तो 4,95,413 आ रहा था इम्पेयरमेंट का लॉस। इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 4,95,413 कैसे आ रहा था, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की इनकम है 31 मार्च 2024 के दिन ईयर एंड पे
वो इंटरेस्ट की इनकम कितनी होगी, तो 55,045,87, यहाँ पर जो 60 लाख माइनस बाय 495,413 जो दिया गया है ये वो फिगर आ रही है 55,045,87। ये क्या है, इसका 9% करेंगे हम लोग तो 4,95,413 आ जाएगा। इसको हमको कहाँ पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड।